हेलो एवरीवन, दिस इज रघुचंद्र हियर। वेलकम यू ऑल ऑन सामर्थ्य आईएएस एंड जुडिशरी। देखिए, विज्ञान रिवीजन करके एक सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ। बेसिकली इसमें मैं क्या आप लोगों को बताने वाला हूँ उसके बारे में एक बार समझ लीजिए। जब मैंने आपको ट्विटर पे अपने टिश्यू के नोट्स शेयर किए थे बायोलॉजी के, तो आप लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव रहा था उसको लेकर के। आप लोगों में कुछ लोगों ने ये भी बताया कि भैया उस नोट्स को अगर आप हमें कन्वे कर सकते हो तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे मैंने क्या सोचा कि उस नोट्स को अगर मैं वीडियो के फॉर्मेट में आपको बताऊं तो आपके लिए रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा। आप आराम से उन पॉइंट्स को डायरेक्ट दिमाग में रख सकते हैं। वही पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। अगर पूछेंगे तो ऑप्शन वाइज या डायरेक्ट पूछेंगे। तो मेरा काम क्या होगा यहाँ पे कि जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं बायोलॉजी के, उस नोट्स को मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको यूटिलाइज करिए, नोट्स बनाइए अपने, या फिर आप चुपचाप सुन लीजिए। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो ये सीरीज आपके लिए कमाल की होने वाली है। आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ याद रखेंगे और अपना ये सफर पीसीएस तक लेकर चलेंगे विथ मी सामर्थ्य आईएएस एंड जुडिशरी के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग अपना रिस्पॉन्स देते हैं, कमेंट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद है तो बताइएगा, जरूर इसके ऊपर और भी बातचीत करी जाएगी। कोई डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछिएगा डायरेक्ट। देखो, बायोलॉजी उतनी मुझे भी उतनी ही आती है जितनी आपको आती है। मैं ईमानदारी से पहले एक चीज़ कन्वे कर दूं, क्योंकि मैं मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूं, आईआईटी का स्टूडेंट रहा हूं, तो मेरे को ये चीज़ बिल्कुल ही बायोलॉजी ऐसा नहीं है कि आप मुझसे बायोलॉजी के डीपली जाकर के चीज़ें पूछोगे तो मेरे को आती है। नहीं भाई, उतनी तो मुझे भी नहीं आती, ईमानदारी से मैं आपको बता देता हूँ। पर नोट्स आपके बड़े काम के होंगे, इतना आपको जरूर मैं कह सकता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सेल क्या होता है। सेल बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर जब आप पढ़ोगे ना, कोशिका इसको हिंदी में कहते हैं। अगर आप लोगों को समझ आए तो बताइएगा, कुछ डाउट हो तो वो भी कन्वे करिएगा, अगले वीडियोस में उसको क्लियर करेंगे। बायोलॉजी की सबसे बेसिक यूनिट किसको बोलते हैं? सेल को। सेल आपको दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मिल जाएगा। सेल के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे कार्बन के बिना आपको केमिस्ट्री में पढ़ता है ना कि कुछ नहीं बन सकता, हर जगह कार्बन, यार कार्बन इतना आता है केमिस्ट्री में कि इंसान परेशान। केमिस्ट्री के बारे में मैं बताऊंगा नोट्स आपको। फिजिक्स आप लोग कर लीजिएगा, मुझे इतना उम्मीद है अगर आप लोग तो फिजिक्स के बारे में बात कर लेंगे। चलिए, सेल बायोलॉजी का पहला चैप्टर है और इसको सबसे आसान भाषा में एक बात कही जाती है कि भाई ये ना जीवन का फंडामेंटल यूनिट है। तो पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना है मेरे नोट से? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं? सेल को बोलते हैं। एक कोशिका सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट, वो फंडामेंटल है, वो तो होनी ही होनी है। उसके अलावा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कई सारे स्टूडेंट्स जो अच्छे अच्छे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं वो ये भूल जाते हैं कि साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। टिश्यू, टिश्यू के स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। अब टिश्यू क्या होता है? देखिए, एक ओरिजिन से निकला हुआ कोई भी सेल, सेम फंक्शन कर रहा कोई भी सेल, जब इनको आप कंबाइंड कर देते हो एक से ज्यादा तो वो टिश्यू बन जाते हैं। ठीक है ना? 2 से 3 लोग जब एक ही उम्र के, एक ही हाइट के, एक ही घर में पैदा हुए, एक ही तरीके का फंक्शन, एक ही ओरिजिन है, उनको मिला दो तो परिवार हो जाता है। तो परिवार, सेल के परिवार को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। सिंपली समझाऊं मैं आपको तो इसकी स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। याद रखिएगा, कई बार ऑप्शंस पे पूछ लेते हैं। ठीक है ना? अब पहला पॉइंट ये उठता है कि पहला पर्सन कौन था जिसने सेल की खोज करी थी? तो आपको आंसर याद रखना है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साहब पहली बार थे जिन्होंने सेल के बारे में पता लगाया था, पर इन्होंने डेड सेल के बारे में पता लगाया था। और वो डेड सेल कहां था? कॉक सेल के अंदर। आपको याद है वो शैंपेन वगैरह की बोतलें जिस कॉक से बंद होती हैं, बोतल में ऊपर से जो ढक्कन होता है, जिसको मैं बड़े प्यार से मुन्ना कहता हूं, वो बंद होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कॉक सेल। तो इन्होंने डेड सेल को फाइंड आउट करा था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन पहला सेल इन्होंने फाइंड आउट करा था, ये भी आपको याद रखना। अगर पेपर में पूछे कि पहला वैज्ञानिक कौन था जिसने सेल के बारे में पता लगाया, तो आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर वो पूछे कि नहीं भाई आप लिविंग सेल के बारे में बताओ, लिविंग सेल कौन था, किसने खोज करी थी, तो आंसर क्या होगा? एंटनी विन ल्यूवेनहोक साहब। बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है बायोलॉजी में उनका। एवीएल इनको शॉर्ट में बोलते हैं। आपको याद रखना कैसे है? एल से लिविंग, एल से ल्यूवेनहोक साहब। ठीक है, याद रहेगा। ल्यूवेनहोक साहब ने और भी चीजों की खोज करी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सब के अंदर उनको सेल वगैरह मिला था। और जो एनिमाकुलाई करके बेसिकली छोटा सा यूनिट होता है, उसको भी इन्होंने पता लगाया था। उसके अलावा फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी इनको बोला जाता है, एवीएल साहब को। देन आफ्टर पहला प्लांट सेल, मेल गैमेट, इन सब की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है? एवीएल साहब को। तो ये आपको याद रखना है कि इन सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी का, फाइंड आउट का श्रेय किसको जाता है? एवीएल साहब को, एंटनी विन ल्यूवेनहोक। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको याद रखना है। लिविंग सेल से लेकर के सारी बातें जो मैंने आपको बताई। आगे क्वेश्चन उठता है कि ठीक है, इन दोनों में तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको बोलेंगे? तो फादर ऑफ साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी किसको बोलते हैं, या डिस्कवरर ऑफ प्लांट और एनिमल सेल किसको बोलते हैं? रॉबर्ट हुक साहब को। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया पहली बार तो इन्होंने फाइंड आउट करी थी ना, तो सेल बायोलॉजी की अध्ययन की शुरुआत तो इन्होंने ही करी।
उसके अलावा साइटोलॉजी जिसको बोल रहे हैं, प्लांट या एनिमल सेल की पहली यूनिट को डिस्कवरी तो रॉबर्ट हुक साहब ने करी थी, चाहे डेड हो चाहे लिविंग हो, सेल तो ढूंढा था इन्होंने, तो आपको याद रखना है। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसको कहते हैं? आज आधुनिक जमाने की साइटोलॉजी के स्टडी को जो फादर है उसको बोलते हैं कौन? स्वानसन साहब को। स्वानसन साहब की बुक बड़ी पूछी जाती है एग्जाम में, उसका नाम है द सेल। सो द सेल इज द बुक ऑफ स्वानसन एंड स्वानसन इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरे पेज पे पढ़ते हैं क्या है। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, भाई भारत में इंडियन साइटोलॉजी के स्टडी जो है उसके फादर को क्या बोलते हैं? तो डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, ये याद रखिएगा आप लोग। द सीक्रेट्स ऑफ नेचर किताब किसके द्वारा लिखी गई? ये पॉइंट भी कई बार एसएससी वगैरह के एग्जाम में पूछ देते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में पूछ देते हैं कई बार कि द सीक्रेट्स ऑफ नेचर या बुक किनके है? तो एवीएल साहब की, आपको याद रखना है। ठीक है, तो एवीएल साहब की नाम बहुत ज्यादा आएगा बायोलॉजी में, तो आपको पता होना चाहिए। सारे पॉइंट्स आपको ट्विटर पे वैसे ही मिल जाएंगे, आप ट्विटर पे यूपीएससी स्क्रीनशॉट्स जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाइए वहां पे मेरे नोट्स आपको डायरेक्ट यही वाले मिल जाएंगे, मैं शेयर कर दूंगा आज ही या कल शेयर कर दूंगा, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन उठता है कि दुनिया में सबसे बड़ा सेल किसके अंदर होता है? तो ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग कंडा सबसे बड़ा सेल होता है, लेकिन सबसे छोटा सेल होता है माइकोप्लाज्मा के अंदर, जिसको बोलते हैं पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं? पीपीएलओज होते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर आपको दुनिया का सबसे छोटा सेल मिलेगा, लेकिन सबसे लंबा सेल नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स, ब्रेन सेल्स जिसको मैं सिंपली कहूं तो। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो ये तीनों बातें, अब आप सोचो कि क्या ये पॉइंट्स आपके एग्जाम में क्लियर होंगे तो आपको याद रहेगा, आपने नोट्स बनाए होंगे डेफिनेटली, पर रिवीजन के लिए क्या है बेनिफिशियल आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ाने में कि हाँ भाई लोगों को फायदा हो रहा है। मैं व्यूज़ के लिए तो नहीं बना रहा, मैं आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही बना रहा हूँ, मैं पहले क्लियर कर दूँ ये सारी बातें। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सर सेल के बारे में तो आपने बता दिया, अब सेल होते कैसे हैं? भाई दो तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक में क्या क्या होते हैं उस पॉइंट्स को पढ़ते हैं। आपको प्रोकैरियोटिक में प्रो पॉइंट के बारे में याद रखना है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, जिसका तो मतलब पुराने जमाने की मैं बात करूं तो पुराने जमाने में ऑब्वियसली एडवांस स्टेज तो नहीं होगा, जब आज एडवांस स्टेज अगर आप मानते हो 2024 को, तो 1905 को इतना एडवांस तो आप नहीं मानते होगे। तो प्रो में आपको याद रखना है, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है पुराना, यानी एडवांस स्टेज में नहीं, नेसेंट स्टेज में मैं बात करूं, शुरुआती स्टेज में। तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो बस सेल के अंदर ड्रॉप करके रखा जाता है। देखो जस्ट ड्रॉप्ड, देयर इज नथिंग कि कोई उसके ऊपर वॉल है या फिर कोई उसको रोकने का कोई मेम्ब्रेन लगा रखा है, बस उसको हमने साइटोप्लाज्म में ऐसे डाल दिया सेल के अंदर। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है प्रिमिटिव न्यूक्लियस की हम बात करें, एडवांस स्टेज की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मिलेगा कहां? बैक्टीरिया के अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके? प्रोकैरियोटिक सेल्स के। तो पटाखे की आवाज आ रही होगी, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या जैसे एग्जाम्पल्स कहाँ हो गए? बैक्टीरिया हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए, बीजीए जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके? प्रोकैरियोटिक सेल्स के। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इन सेम चीजों को पलट दीजिए आप यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में जो ड्रॉप होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, एक स्ट्रक्चर उसके ऊपर होती है, चोट नहीं लगेगा। मैं सिंपली समझाने के लिए याद रखूं तो प्रिमिटिव वाले में क्या होता है कि किसी को मारोगे तो चोट लग जाएगा क्योंकि उसके ऊपर कोई सेल का ना परत नहीं है, पर इसमें है यूकैरियोटिक में, याद रखिएगा। आगे एडवांस्ड डीएनए होता है, लेकिन इसके अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर डीएनए सर्कुलर होता है और हिस्टोन प्रोटीन की कमी होती है। ठीक है ना, तो यानी कि डीएनए जो होता है वो उस तरीके से एडवांस नहीं होता है, नेसेंट स्टेज में होता है, लेकिन इसके अंदर यूकैरियोटिक के अंदर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। राइबोसोम्स की अगर हम बात करें, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम्स को, वो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी। तो दोनों सेल्स में प्रेजेंट होने वाला कौन हो गया? राइबोसोम्स, प्रोटीन फैक्ट्री। भाई प्रोटीन फैक्ट्री सेल के अंदर नहीं होगा, आप खुद सोच के देखो, किसी सेल के अंदर प्रोटीन बनाने वाला ही कुछ नहीं होगा तो क्या मतलब है, फिर उस सेल जिंदा रह पाएगा क्या? ठीक है ना। आगे माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल्स, दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी यूकैरियोटिक में, पर ये चीजें आपको उसमें नहीं मिलेंगी, किसमें? प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में अगर एक बहुत डिटेल्ड में पूछेगा तो भाई कैसा राइबोसोम होता है, तो 70S राइबोसोम, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। और यूकैरियोटिक में कैसा होता है? 80S राइबोसोम, याद रखना है। प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोष की ये सेल होते हैं, जबकि मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों हो सकते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ये बातें आपको याद रखनी है, आपके काम की है, आपको समझ में आ रहा है, नोट्स अच्छा लग रहा है तो बताइएगा जरूर। देखिए आगे पढ़ते हैं। फास्टर सेल डिवीजन देन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ना सेल डिवीजन जल्दी जल्दी होता है, इसको कैसे याद रखोगे मैं समझाता हूँ। पुराने जमाने में लोगों को ना वो एक्साइटमेंट होती थी चेंजेस लाने की, यार जल्दी जल्दी चेंजेस लाते हैं, तो जल्दी जल्दी चेंजेस लाने के लिए डिवीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेल डिवीजन फास्टर, ऐसे याद रखिएगा।
सेल डिवीजन तो दोनों में होगा, ज्यादा तेज किसमें होगा तो प्रोकैरियोटिक में, पुराने जमाने वाले लोगों के अंदर चेंजेस जल्दी आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। गोल्गी बॉडीज भी आपको मिल जाएंगे यूकैरियोटिक में, और एनिमल और प्लांट सेल आपको दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। आगे पढ़ते हैं, मेरे नोट्स में लिखा है प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म का नाम किसने दिया था तो पुरकेंजे के द्वारा, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ है कि प्रोटोप्लाज्म का नाम किसके द्वारा दिया गया था, कॉइन किसने किया था, तो पुरकेंजे साहब ने करी थी। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, एक लिविंग सेल के अंदर आपको ये मिलेगा। साइटोप्लाज्म आपको डेड सेल के अंदर मिल जाएगा, लेकिन प्रोटोप्लाज्म आपको सिर्फ लिविंग सेल के अंदर मिलेगा। और प्रोटोप्लाज्म कहने का मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस हमको क्या मिलकर बनाता है, प्रोटोप्लाज्म इन द लिविंग सेल्स। ये बातें आपको याद रखनी है। साइटोप्लाज्म डेड सेल के अंदर मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हम बात करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने खोजा था? नल एंड रस्का साहब ने 1940 में खोजा था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। अब हम बात करें सेल ऑर्गेनल्स के। एक सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारी चीज, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स, आपने पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसके बारे में बात करेंगे। पर इन सेल ऑर्गेनल्स की डिस्कवरी किसने करी थी तो आपको याद रखना है क्रिश्चियन डी डबे साहब ने करी थी, CDD, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स किसने करी थी? क्रिश्चियन डी डबे। अब एक सेल के अंदर कई बार पूछा जाता है पेपर्स में कि भाई एक सेल के अंदर क्या क्या होता है, तो पानी मिलेगा आपको, कितना? 70 से 90%, लगभग 70-75% वाटर रहता है। प्रोटीन 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स यानी फैट 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%, और आयंस कितने होते हैं? 1%। आपको ये याद रखना है और इसको डेटा के रूप में याद रखना कि सबसे ज्यादा वाटर, WPC, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, देन आफ्टर न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, देन आफ्टर आयंस। आयंस सबसे कम अमाउंट में मिलते हैं, सबसे ज्यादा अमाउंट में वाटर मिलता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, WPC, उसके अलावा याद रखना है LNI। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। देखो मैंने ट्रिक बना रखा है नीचे, आपको अगर समझ आ रहा है तो जरूर बताइएगा। अब हम सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। देखिए एक एनिमल सेल को अगर आप ध्यान से देखो मेरी बायोलॉजी बड़ी मतलब पिक्चर बनाने की कैपेसिटी बहुत ही खराब है, तो मैंने बस समझाने के लिए खुद को बनाया था, वही मैं आपको समझाने के लिए दिखा देता हूं। अब ये डायरेक्ट नोट्स है, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं जो मैं छुपा रखा हूं, जो है आपके सामने। एनिमल सेल हिंदी में कहते हैं जंतु कोशिका। इसके अंदर सिर्फ आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा। देखो अगर ये एनिमल सेल है ना, ये न्यूक्लियस हो गया सेंटर में, तो इसके ऊपर एक परत होती है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल नहीं होता इसके अंदर, किसी भी तरीके की दीवार नहीं होती, इनको कोशिका भित्ति जिसको बोलते हैं वो नहीं होता है। ये बात आपको याद रखना है। एनिमल सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, देयर इज नो सेल वॉल। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा, यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। अगर मैं वही प्लांट सेल की बात करूं, पादप कोशिका की, तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा, जो न्यूक्लियस के जस्ट कवर करके, मतलब न्यूक्लियस को कवर करके रखने वाला है, लेकिन उसके ऊपर एक और सेल होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी ऊपर होती है, उसको याद रखना है सेल वॉल। कई लोगों को ये नहीं पता होता सेल वॉल नीचे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कि बाहर होता है, तो आपको याद रखना है सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ अ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके अंदर होता है। तो प्लांट सेल के अंदर ना दोनों होता है, प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है और सेल वॉल होता है। और सेल वॉल बना किसका होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर मैं बात करूं प्लांट सेल के अंदर तो सेलुलोज का बना होता है। ये बात याद रखनी है। अभी सेलुलोज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज में, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको याद हुई, रिवीजन हो रहा है आपका। आगे चलते हैं। अब हम सेल वॉल की बात करें, कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति इज द आउटर मोस्ट लेयर इन अ प्लांट सेल। किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर। सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर कतई नहीं होता। चमका, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। अब प्लांट्स के अंदर जो प्लांट सेल, प्लांट के अंदर जो मतलब मैं सिंपली बोलूं, प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होता है वो भी मैंने पढ़ाया आपको, किसका बना होता है भाई? सेलुलोज का बना होता है। लेकिन अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं, बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, अभी पढ़ाया था आपको, एंटनी वैन ल्यूवेक साहब के द्वारा खोजी थी, ये अभी आपको पता होना चाहिए। तो बैक्टीरिया जिसको हिंदी में जीवाणु कहते हैं, उसका सेल वॉल किसका बना होता है? ठीक है, किसका बना होता है भाई सेल वॉल? उसका वो होता है पेप्टिडोग्लाइकेन प्लस म्यूरिन का बना होता है। ये बात याद रखना है, बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन प्लस म्यूरिन के द्वारा बनाया होता है। एल्गी, शैवालों की हम बात करें तो उसका बना होता है सेलुलोज का। ठीक है, तो प्लांट और एल्गी का बना होता है सेलुलोज का, बैक्टीरिया का बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन प्लस म्यूरिन का, और फंगी का बना होता है, फंगी जो होता है वो उसका सेल वॉल बना होता है काइटिन का। ये बातें याद रखना है। कवक का सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन का। ये बातें याद हुई? आप फट से वीडियो पॉज करो, दिमाग में रिकॉल करो कि भाई फंगी काइटिन हो गया, बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकेन प्लस म्यूरिन हो गया, एल्गी और क्या नाम है प्लांट का हो गया सेलुलोज। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मिडिल लेमेला एक सेल का क्या होता है? देखो भाई सेल के अंदर ना बड़ा स्ट्रक्चर होता है। ये एक तो एक हो गया प्राइमरी, एक हो गया सेकेंडरी वॉल है ना, उसके बीच में एक पोर्शन पाई जाती है मिडिल लेमेला करके। दो वॉल के बीच का एक एरिया होता है, उसको बोलते हैं मिडिल लेमेला।
तो मिडिल लैमेला जो होता है वो सेल का किसका बना होता है? पेक्टीन का बना होता है। ये बात आपको याद रखना है, पेपर में पूछे गए हैं एक बार कि सेल का मिडिल, सीडीएस के पेपर में शायद पूछा गया था कि मिडिल लैमेला ऑफ अ सेल किसका बना होता है, तो आंसर क्या होगा? पेक्टीन का। पेक्टीन बेसिकली कुछ नहीं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस का क्या है? स्ट्रक्चर है, कॉम्बो, अगर आपको सिंपली मैं बताऊं तो याद रखने के लिए। मिडिल लैमेला होता क्या है? फर्स्ट लेयर फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होता है तो पहला लेयर जो बनता है वो क्या होता है? मिडिल लैमेला ही बना होता है। यानी कि पहला बार जब सेल डिवाइड हो रहा है तो क्या बन रहा है? आप खुद सोचिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्यों? क्योंकि मिडिल लैमेला किसका बना होता है? पेक्टीन का। और पेक्टीन क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस का ही तो कॉम्बो है। याद रहेगा ऐसे? तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राइमरी सेल वॉल सबसे आपको क्या मिल जाएगा अंदर में, उसके बाहर हम क्या मिलेगा? मिडिल लैमेला। देखिए, प्राइमरी सेल, उसके बाद मिडिल लैमेला, देन आफ्टर सेकेंडरी सेल वॉल। ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, तो सेकेंडरी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है? आउटर मोस्ट पोर्शन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है लिग्निन, सुवेरिन और कैल्शियम पेक्टेट। ये बात आपको याद रखनी है। मिडिल लैमेला पेक्टीन का, प्राइमरी सेल वॉल तो प्राइमरी हो गया, उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर लिग्निन, सुवेरिन और कैल्शियम पेक्टेट का प्रेजेंस मिलेगा। ये बात याद रखनी है। सेल वॉल रिजिड क्यों होता है भाई? एक प्लांट का सेल, प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है वो रिजिड होता है, वो हार्ड होता है, कठोर होता है। क्यों? क्योंकि वो लिग्निन का बना होता है। यानी लिग्निन मतलब बेसिकली क्या? उसके ऊपर सेकेंडरी सेल वॉल है, और सेकेंडरी सेल वॉल में ही क्या होता है? लिग्निन, सुवेरिन और कैल्शियम पेक्टेट। चमका? अरे समझे कि नहीं समझे बताओ। आगे बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी आपको मैंने बताया था कि एनिमल सेल के ऊपर सिर्फ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जबकि सेल वॉल अगर हम बात करें प्लांट सेल की तो दोनों मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल भी। अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कैसा होता है? बाई लेयर्ड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग मिस कर देते हैं भाई। सिंगल लेयर होता है, बाई लेयर होता है। अभी मैं आपको एक लिस्ट बता दूंगा सिंगल लेयर का और बाई लेयर का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ बाई लेयर्ड, 40 से 60% प्रोटीन होता है इसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। फॉस्फोलिपिड का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है और प्रोटीन भी होता है। तो सिंपली इसको याद रखने का एक तरीका क्या होता है? ऑप्शन में दे देते हैं वो फॉस्फोलिपोप्रोटीन। फॉस्फोलिपिड्स भी, प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट्स भी, जिसमें 40 से 60%, लगभग 40% प्रोटीन होता है और 60% फॉस्फोलिपिड होता है। ये भी याद रखने की बात है आपको। सो फॉस्फोलिपिड कितना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? 60%, प्रोटीन 40% और कुछ बचा हुआ अंश क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का, जो किसके अंदर होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अगर हम बात करें फॉस्फोलिपिड का एक स्ट्रक्चर होता है, एक मॉडल होता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एनटीपीसी के पेपर में, एसएससी के पेपर में, कि भाई बताओ फॉस्फोलिपिड का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था? आंसर क्या होगा? सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया था। आपको यहीं पे इसी समय रिकॉल करना है माइंड में कि स्वानसन साहब को फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी बोलते हैं। उनकी बुक का क्या नाम था? अभी रिकॉल करिए, अभी मैंने पढ़ाया आपको 10 मिनट पहले। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट याद रखेंगे कि 5 से 10 नैनोमीटर के करीब थिकनेस होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है ना, आपको ये थिकनेस याद रखना है। हाँ, सिंगर निकोलसन साहब ने कब खोजी थी भाई? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 के अंदर। ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए, बाउंड्री बनाती है, किसका बाउंड्री बनाती है? मैंने आपको पढ़ाया है, एनिमल सेल का सेल वॉल के रूप में काम करता है। वैसे सेल वॉल तो नहीं होता, पर एनिमल सेल के अंदर एक सेल वॉल के रूप में काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोवाइड शेप टू अ सेल एंड सेमी परमिएबल इन नेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों स्टार मार्क्स के वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सेल को शेप देने का, मैं खासकर बात करूं एनिमल सेल की, क्योंकि प्लांट सेल में तो सेल वॉल भी होता है ना, लेकिन एनिमल सेल को शेप देने का काम कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल इन नेचर, अर्ध पारगम्य झिल्ली के रूप में काम करता है। बहुत सारी चीजें पास नहीं होती, कुछ सारी चीजें वहां से पास हो जाती हैं। चमका? आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि विच लिपिड इज कंटेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। भाई एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर कौन सा लिक्विड होता है, कौन सा लिपिड होता है? मैं सिंपली बात करूं तो आंसर क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियोप्लाज्मा क्या होता है? साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म का मिक्सचर। प्रोटोप्लाज्म क्या था भाई? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस का मिक्सचर। तो अगर मैं पूछूं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा तो न्यूक्लियोप्लाज्म याद रखिएगा। न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ मिक्सचर ऑफ साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अगर हम सिर्फ सेल के अंदर पूछें, सही सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर नहीं पूछ रहा मैं, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में चीजें जब सिर्फ रखी हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह अवेलेबल मिल जाएंगी आपको, प्रोकैरियोटिक। ठीक है ना, एडवांस स्टेज में आ गया यूकैरियोटिक। अभी तो पढ़ाया, रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ। द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज व्हाट? साइटोप्लाज्म। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई जेली लाइक सब्सटेंस क्या होता है सेल के अंदर, तो आंसर क्या होगा? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। सेलुलोज इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट और पॉलीसैकेराइड। देखो एक पॉइंट मैंने लिख रखा है यहाँ पे, सेलुलोज का बना होता है, मतलब बेसिकली मैं बोलूं जैसा भी आपको मैंने पढ़ाया कि भाई सेलुलोज वगैरह का आपको मिल जाएगा, क्या नाम है, शैवालों का और प्लांट का सेल वॉल। तो सेलुलोज है क्या? सेलुलोज इज नथिंग, इज जस्ट व्हाट, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट है।
पॉलीसेकेराइड टाइप का है। कार्बोहाइड्रेट में भी मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड होते हैं, है ना, डाइसेकेराइड होते हैं। बहुत सारे शुगर मिक्सचर हो गए तो पॉलीसेकेराइड 2 हो गया, तो डाइसेकेराइड सिंगल शुगर है तो मोनोसेकेराइड, अभी पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। तो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है सेलुलोज, एक तरीके का है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का बना नहीं होता, मतलब एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही है वो सेलुलोज को मैं समझाने के लिए बोलूँ तो। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। देखो टिश्यू आ गया ना, अभी समझाया था कि सेम ऑरिजिन सेम फंक्शन काम कर रहा है, तो सेल के 2-3 सेलों का मिक्सचर को हम क्या बोल देंगे, या फिर कॉम्बो को हम क्या बोल देंगे, टिश्यू। इसकी आपको याद रखना है, आंसर भी दिमाग में आपको देना है, खुद ही दिमाग में कमेंट करके बताओ स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है। आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, 2 बात कर ली हमने, तीसरी बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसा होता है, बाइलेयर्ड होता है, जैसे अभी मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको पढ़ाया, वही बाइलेयर्ड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किनके द्वारा दिया गया था, बेंडा के द्वारा, बेंडा साइंटिस्ट थे उनके द्वारा नाम दिया गया था, लेकिन डिस्कवरी किनके द्वारा की गई थी, रिचर्ड अल्टमैन साहब की, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट बोला था। यह चीज याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को शुरू में बायोब्लास्ट बोला गया था, किनके द्वारा, रिचर्ड अल्टमैन साहब के द्वारा, पर नाम किसने दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का, बेंडा साहब ने। आगे हम बात करते हैं, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको पावर प्लांट ऑफ द सेल भी बोलते हैं, जैसे पावर प्लांट समझते हो जहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। ये सब किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। एक माइटोकॉन्ड्रिया का अगर स्ट्रक्चर ऐसा है तो उसके अंदर एक इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है जो आपको यहां पे दिख रहा होगा, उसको बोलते हैं एक तरीके का क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर आपको किस सेल ऑर्गेनल्स के अंदर मिलेगा। सेल ऑर्गेनल्स की डिस्कवरी क्रिश्चियन डी डवे साहब ने करी थी। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन करूं कि भाई बताओ कहां मिलेगा, तो आपका आंसर होगा क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर एक तरीके के माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। और क्रिस्टल का काम क्या है, इस स्ट्रक्चर का काम क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो मैकेनिज्म होता है, एक रिएक्शन होता है सेल्स के अंदर, उसको मेंटेन करता है क्रिस्टल। यानी कि ओवरऑल कौन मेंटेन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, क्योंकि वो पावर हाउस है, वो एनर्जी है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है, एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है भाई। एट द एंड ऑफ द डे केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी, एनर्जी तो मिलता है, तो एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी सेल कौन सी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया होगी, सेल ऑर्गेनल्स। चमका, आगे बात कर लेते हैं। अब किस फॉर्म में एनर्जी मिलेगी, क्या आप करंट पास कर रहे हो क्या वहां पे, नहीं, किस फॉर्म में मिलता है, एडीपी और एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का कोई नंबर फिक्स है क्या, आंसर होगा नहीं, कोई फिक्स नंबर नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, ये क्वेश्चन उठता है कि भाई किसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं मिलता, तो आरबीसी जिसको इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, आपके ब्लड में होता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ना ही उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ना ही उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो आपको याद रखना है कि आरबीसी जिसको इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, ईआर भी नहीं होता, न्यूक्लियस भी नहीं होता। ठीक है, अब सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किस सेल के अंदर मिलेगा, तो लीवर के अंदर कौन सा सेल होता है भाई, हेपेटिक। जहां भी हेपेटिक बर्ड यूज हो जाए, यकृत की कोशिका आएगी, दिमाग में डाल लीजिएगा, हेपेटिक बर्ड सिर्फ और सिर्फ लीवर के लिए यूज होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया कहां मिलेगा, लीवर के अंदर। अब हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो किस तरीके का होगा। तो पहली पॉइंट तो आपको याद रखना है कि सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद रखिएगा, रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। एनर्जी की बात हो रही तो कहां होगा, सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब या तो ऑक्सीजन होगा या तो ऑक्सीजन नहीं होगा, तभी तो भाई रेस्पिरेशन होगा। तो ऑक्सीजन होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, ऑक्सीजन नहीं होगा तो एनारोबिक बोलेंगे। ठीक है ना, तो अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है और उसमें रिएक्शन हो रहा है तो एरोबिक रिएक्शन बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे, और उससे जो एनर्जी बनती है वो 36 से 38 एटीपी बनती है, भी आपको याद रखना है। 36 से 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनते हुए दिखते हैं आपको। लेकिन अगर बिना ऑक्सीजन के हो रहा है तो 2 एटीपी। तो सोच लो बिना ऑक्सीजन के जब रेस्पिरेशन हो रहा है तो एनर्जी कम बन रही है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन उठता है कि पहला ओरिजिनेटेड सेल कौन होता है, तो आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। डिस्कवर्ड सेल न्यूक्लियस है, लेकिन ओरिजिनेटेड सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे बॉडी में जब बच्चा बनता है ना, पेट में भ्रूण में, तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब भ्रूण जब होता है उसको पहला चीज क्या डेवलप होता है, हार्ट। उसी तरीके से ओरिजिनेटेड सेल की हम बात करें, पहला कौन सा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में, मैंने आपको पढ़ाया था, एडवांस स्टेज में मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको कैल्शियम स्टोर होता हुआ भी दिख जाएगा। आपको याद क्या रखना नोट्स में कुछ, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का अपना एक डीएनए होता है। आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स के पास अपना डीएनए होता है, तो आंसर 3 होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और न्यूक्लियस, इनके पास अपना डीएनए होता है। ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जो ब्रेकडाउन होते हैं पाइरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, एनर्जी में, प्लांट्स के अंदर, उसको स्टोर करता है या फिर उसको होस्ट करता है।
मतलब मैं सिंपली पूछूं कि प्लांट के अंदर आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रेकडाउन पायरुवेट्स में कहां हो रहा है, पानी का मतलब ब्रेकडाउन कहां हो रहा है, एनर्जी का ब्रेकडाउन, तो जहां भी ये सब चीजें एनर्जी देखा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कोई भी पॉइंट देखा, आंसर क्या लगाना है, क्रिस्टे यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। अरे समझे, ऑल यूकैरियोट्स है माइटोकॉन्ड्रिया। अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना, सारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा, क्योंकि यूकैरियोटिक क्या है, एडवांस स्टेज होते हैं। लेकिन एक यूकैरियोट्स ऐसा है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता, उसका आंसर क्या है, ऑक्सीमोनाड मोनो सर्कोमोनोइड्स स्पेसीज। भाई इतना बड़ा नाम है, बस सुन लो, देख लो, लिख लेना, पूछ लें एग्जाम में, कभी दिमाग खराब हो जाए एग्जामिनर का तो, ठीक है, कोई अच्छा एग्जामिनर तो नहीं पूछेगा इस तरह का सवाल, सीधा साधा वाला, ठीक है। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट ब्राउन साहब के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने करी थी, नाम दिया था बेंदर साहब ने, रिचर्ड एल्डरमैन साहब ने बायोप्लास्ट के रूप में उसकी डिस्कवरी करी थी, याद रहेगा ना। इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, दिमाग, कहां से कौन, न्यूक्लियस कौन सा लिपिड होता है इसके अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस क्या बोलते हैं, कैरियोलॉजी, ये भी याद रखिएगा, कैरियोलॉजी। हिस्टोलॉजी टिश्यू, साइटोलॉजी सेल, कैरियोलॉजी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। उसी तरीके से फंगी, माइकोलॉजी, ये बातें भी पढ़ाएंगे अभी आपको आने वाले समय में, ठीक है ना, नोट्स में लिखी होंगी। कंट्रोलिंग सेंटर होता है कौन, न्यूक्लियस। सब कुछ कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन करता है, न्यूक्लियस। इसका अपना डीएनए होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस का अपना डीएनए होता है। पूरे सेल का 10% लगभग क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर, ये भी याद रखिएगा, अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया सारे बाइलेयर्ड पढ़ाए। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। आरबीसी के अंदर अभी मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, सेल न्यूक्लियस भी नहीं, ईआर भी नहीं। लेकिन वैसे तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, अगर मैच्योर्ड स्टेज की हम बात करें आरबीसी के, तो उसके अंदर तो नहीं होता, परिपक्व न्यूक्लियस आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन कैमल, ऊंट और लामा, दो ऐसे जानवर हैं जिनके मैच्योर्ड आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, याद रखिएगा। स्लाइम मोल्ड क्या है, बेसिकली बहुत सारे न्यूक्लियस का कॉम्बो को क्या, स्लाइम मोल्ड, ठीक है। पहला ओरिजिनेटेड मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया बताया, लेकिन पहला डिस्कवर्ड जैसे मैंने आपको बताया कौन सा सेल ऑर्गेनल था, न्यूक्लियस, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला ऐसा आ रहा है जो सिंगल लेयर है, ठीक है, याद रहेगा, सिंगल लेयर है। टाइप्स मैं दो बता रहा हूं, सॉरी, स्मूथ ईआर और रफ ईआर। स्मूथ क्यों होता है, क्योंकि उस पर कोई राइबोसोम्स नहीं होता, कोई भी स्ट्रक्चर अटैच नहीं होता ईआर के ऊपर, तो स्मूथ है, चिकनी है भाई, कोई भी चीज उस पर अटैच नहीं है। जैसे ही राइबोसोम अटैच कर दिए रफ हो जाएगा वो। तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ और रफ होता है, क्यों, किसके प्रेजेंस से, तो आंसर क्या लिखोगे, राइबोसोम्स। आगे बात करें, राइबोसोम्स नहीं है यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं, इसका मतलब प्रोटीन फैक्ट्री उस पर एब्सेंस है, तो क्या बनाएगा, प्रोटीन नहीं बनाएगा, तो क्या बनाएगा वो, लिपिड, वसा बनाएगा। सिंपली इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। कई तरह को लिपिड्स के कई फॉर्म हो सकते हैं, मैं आपको एक फैक्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं। लेकिन अगर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब राइबोसोम है, राइबोसोम है तो मतलब प्रोटीन बनेगा, क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। अब एक बात बताओ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम है, वहां से उन चीजों को बना दिया, अब ये चीज ट्रांसपोर्ट भी तो करनी है, तो कौन करेगा, गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, क्या, वही भोजन, वही प्रोटीन, वही वसा जो कौन बना रहा है, ईआर। तो ईआर पे कौन, राइबोसोम्स। लेकिन क्या उठा करके भेज देगा, क्या नहीं, एक पैकेट में भेजता है, आपको ये भी याद रखना है, उनको एक पैकेट्स के रूप में भेजेगा, अभी बात करेंगे उसको बारे में भी, ठीक है। प्रोटीन्स और लिपिड का ट्रांसफर करता है दूसरे बॉडीज में। एक क्वेश्चन उठता है कि कौन सा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स या सेल ऑर्गेनल्स ऐसा है जो प्रोकैरियोट्स के रूप में ट्रीट किया जाता है विद इन द यूकैरियोटिक सेल्स। भाई यूकैरियोटिक सेल्स में सारे सेल ऑर्गेनल्स मिल जाएंगे एडवांस स्टेज में आपको, लेकिन उसमें भी एक प्रोकैरियोट माना जाता है, क्यों, अभी आपको मैंने ऑप्शन बताया था ना कि वैसे तो एडवांस स्टेज में माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपको मिल जाएगा उसमें, लेकिन एक एक्सेप्शन था, बड़ा सा नाम, तो इसी वजह से इसको प्रोकैरियोट बोलते हैं, उसका क्या नाम, माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे छोटा लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा, आपको मैंने पढ़ा रखा है। आगे देख लेते हैं, गोल्गी बॉडीज किसके द्वारा खोज किया गया था, कैमिलियो गोल्गी के द्वारा। सिंगल लेयर होता है, अभी तक मैंने दो आपको सिंगल लेयर पढ़ा दी, ईआर और गोल्गी बॉडी। सारे यूकैरियोटिक सेल्स में मिल जाएगा, ठीक है। एनिमल से प्लांट सेल तो ऑब्वियसली दोनों में मिल जाएगा आपको। अगर हम बात करें, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जैसे आपने क्रिस्टे याद रखा था ना माइटोकॉन्ड्रिया में, वैसे ही आपको इसके अंदर सिस्टर्ने याद रखना है गोल्गी बॉडीज के अंदर। इस तरीके का गोल्गी बॉडीज का एक शेप अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो इसके ऊपर वाले फेस को सिस फेस बोलते हैं, नीचे वाले को ट्रांस फेस बोलते हैं। अब जैसे क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, वैसे ही इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के बीच में स्पेसेज जो होते हैं या फिर जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं इनको क्रिस्टल लाइक सिस्टर्ने लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कहां मिलता है, गोल्गी बॉडीज के अंदर, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज होता है ल्यूमेन। ल्यूमेन भी कहां मिलेगा आपको, गोल्गी बॉडीज के अंदर, जो काम क्या करता है भाई, कंटेन्स इन कमिंग एंड आउट गोइंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में जो भोजन
चेंज हो रहा है, वो भेजा जाता है वो गोल्गी बॉडीज के द्वारा। गोल्गी बॉडीज के अंदर क्या क्या ये अवेलेबल होते हैं, सिस्टर्ने एंड लुमेन और डिक्टोसोम इन प्लांट्स, ऐसा भी बोला जाता है इसको, डिक्टोसोम इन प्लांट्स। उसके अलावा हम बात करें गोल्गी बॉडीज आर एब्सेंट इन आरबीसीज, ग्लूगुलिन एल्गीज, बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल से। तो ऑब्वियस था यार, गोल्गी बॉडीज आपको प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेंगे, यूकैरियोटिक्स में मिलते हैं आपको। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब वेसाइकल्स क्या है? वेसाइकल्स वो छोटा छोटा पैकेट है जिसमें क्या होता है, खाना भेजा जाता है। तो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म को क्या बोलते हैं? वेसाइकल्स। तो क्या होता है इसके अंदर? डाइजेस्टिव इंजाइम्स होता है। कौन बना रहा है इंजाइम्स? बेसिकली कहां से बन रहा है? राइबोसोम्स के द्वारा। कहां पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। कौन बना रहा है? स्मूथ और रफ दोनों, एक प्रोटीन बना रहा है, एक लिपिड बना रहा है। हाई क्वांटिटी ऑफ वेसाइकल्स हैविंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स बिकम लाइसोसोम। बहुत ज्यादा अगर डाइजेस्टिव एंजाइम, पचाने वाली कैपेसिटी की एंजाइम बना दी, वो खत्म कर देगा सेल को, उसको क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम इज द स्कैवेंजर ऑफ सेल, खा जाएगा खुद के सेल को ही। एटम बम ऑफ सेल, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्यों? बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स के पैकेट को, कॉम्बो को क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। सो क्या करता है? सुसाइड सेल के रूप में काम करता है। क्यों? क्योंकि वेसाइकल्स इन ह्यूज नंबर्स हैविंग ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। समझा दिया आपको। तो लाइबोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी? क्रिश्चियन डी डबे। क्रिश्चियन डी डबे साहब ने पूरे सेल ऑर्गेनल्स की करी थी। उसके अंदर क्या स्पेसिफिक कौन था? लाइसोसोम। उसकी भी डिस्कवरी इन्होंने करी थी। इन्होंने ये तो बोल दिया था कि भाई बहुत सारा सेल ऑर्गेनल्स होगा, सिर्फ एक लाइसोसोम ही नहीं होगा। बाद में सेल ऑर्गेनल्स खोजते गए, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ऐसे ऐसे करके। लेकिन आइडिया ऑफ सेल ऑर्गेनल्स क्रिश्चियन डी डबे साहब ने दिया था, क्योंकि इन्होंने लाइसोसोम की खोज कर दी थी। ठीक है, सिंगल लेयर होता है, तीसरी सिंगल लेयर की पॉइंट आ गई। इंट्रासेलुलर डाइजेशन कराता है ये। प्लांट सेल के अंदर नो लाइसोसोम, एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम मिलता है। आपको ये याद रखना है कि प्लांट सेल के अंदर कोई भी लाइसोसोम नहीं होगा, लाइसोसोम बेसिकली एनिमल सेल के अंदर होगा। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स देखिए, प्लांट में और एनिमल सेल्स दोनों में पाया जाता है, लेकिन प्लांट में सिंगल वैक्यूल होता है, बड़ा वाला वैक्यूल होता है, लेकिन एनिमल में बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे साइज में होते हैं। डिस्कवर किनके द्वारा? अस्प्लांजनी के द्वारा किया गया था। सिंगल लेयर है। टर्म किसने दिया था? वैक्यूल, दुर्जाडीन ने। ये भी याद रखिएगा। खोजा किसने था? अस्प्लांजनी। नाम किसने दिया था? दुर्जाडीन ने। एक सवाल पूछते हैं कि भाई आउटर लेयर ऑफ वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल का आउटर लेयर भी तो होगा। वैक्यूल का आउटर लेयर को कहते हैं टोनोप्लास्ट। पीएच कंटेन्स कंट्रोल्स बाय वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स जो होते हैं प्लांट और एनिमल्स के अंदर, सिंगल और बहुत सारे नंबरों में, उसमें एक काम क्या है इसका? तो जो पीएच होता है वो कंट्रोल करता है। बेसिकली एसिडिक स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है कौन? वैक्यूल्स। वाटर, मिनरल्स, सैप्स वगैरह कहां कंट्रोल करता है? कौन इसको स्टोर करता है? वैक्यूल्स स्टोर करता है। ये सब बातें याद रखिएगा। और वेस्ट मटेरियल्स को आइसोलेट भी कौन करता है? तो वैक्यूल्स करता है। ठीक है, एक क्लास देख लेते हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। डिस्कवर किसके द्वारा? जॉर्ज पैलाडे के द्वारा 1953 में किया गया था। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक दोनों में मिलेगा, मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें 70s, इसमें 80s। अभी एस क्या चिड़िया है देख लो भाई। एस स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अभी इसके बारे में पढ़ लेंगे। राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन बनाता। कहां पे मिलेगा? स्मूथ पे नहीं मिलेगा, रफ पे मिलेगा। रफ क्या बनेगा? प्रोटीन। कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल्स, ये तो बिल्कुल भी मत बोलना। सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल्स कौन सा होता है? राइबोसोम्स। मैमेलियन सेल्स में 10 मिलियन से भी ज्यादा होता है। इश्चेरिया कोलाई के अंदर 10,000 होते हैं। ये पूछा जाता है कि इश्चेरिया कोलाई के अंदर कितना लगभग आपको राइबोसोम्स मिलेगा? तो 10,000। ठीक है, अगर हम बात करें राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर्स की, देखो मतलब कोई स्ट्रक्चर तो होता नहीं। 70s 80s क्या होता है? तो कहता है कि एक लिविंग सेल के अंदर राइबोसोम जो होता है वो न्यूक्लियोलस पे बनता है। ये भी याद रखिएगा, न्यूक्लियोलस पे बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी बनता है, लेकिन लिविंग सेल के अंदर न्यूक्लियोलस पे बनता है। ये भी याद रखना है आपको पॉइंट्स। एस स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, और क्या लिखा है भाई? ये स्वीडवर्क्स यूनिट। अच्छा, बड़ा साइंटिस्ट का नाम होगा कोई, स्वीडवर्क्स यूनिट पक्का। हाँ, यूनिवर्सल इन नेचर, क्योंकि प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। तो पूछा जाता है भाई कौन सा ऐसा सेल होता है जो यूनिवर्सल होता है? राइबोसोम, सेल ऑर्गेनल्स बेसिकली। क्यों? क्योंकि वो प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स दोनों में मिलता है। ये सब बातें याद रखिएगा। प्लास्टिड्स की बात कर ही लेते हैं, खत्म करते हैं इस टॉपिक को। सेल आज के लिए आपका रिवीजन हो जाएगा, फिर टिश्यू की बात करेंगे। प्लास्टिड्स बेसिकली क्या है? उसको डिस्कवरी किसने करी थी? अर्नेस्ट हैकल साहब ने। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मिलेगा। इन प्लांट्स मेनली, बेसिकली ये प्लांट्स में मिलता है। अगर मैं बात करूं प्लास्टिड्स की तो प्लांट में मिलेगा। ठीक है ना, वैक्यूल्स तो दोनों में मिल जाएगा, सिंगल और ज्यादा नंबर में। सिंगल प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा नंबर में, एनिमल्स के अंदर। लेकिन प्लांट्स के अंदर सिर्फ मिलेगा क्या? प्लास्टिड्स की अगर हम बात करें भाई, प्लास्टिड्स पी से प्लास्टिड, पी से प्लांट। ठीक है ना, लेकिन एक यूग्लिना एक प्रोटोजोआ होता है, एक एक्सेप्शन है, जिसके अंदर आपको क्या मिलता है? प्लास्टिड्स मिलता है। क्यों? यूग्लिना प्रोटोजोआ के अंदर आपको फ्लैजेला और क्लोरोप्लास्ट दोनों तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा।
ये जो हरा पत्ती वगैरह देखते हो ना, वो प्लास्टिड्स का ही रोल होता है उसमें, ठीक है। तो हरा जानवर देखा है, खुद सोच के देखो ना। अभी क्लोरोप्लास्ट वगैरह के बारे में पढ़ाऊंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा क्लोरोप्लास्ट वगैरह के बारे में, ठीक है। तो यूग्लिना एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो एनिमल का भी एक फीचर रखता है और एक प्लांट का भी फीचर रखता है, यानी क्लोरोप्लास्ट और फ्लैजिला दोनों रखता है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं कि एक्सेप्शन बोलते हैं, और ये एक तरीके का कनेक्टिंग लिंक का काम करता है प्लास्टिड्स के अंदर। तो यूग्लिना के एक्सेप्शन याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि इनका फ्लैजिला भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, इसलिए एक्सेप्शन है ये, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं आज का, जो मैंने आपको बोला था पॉइंट्स। सेल ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। तो मेम्ब्रेन बाउंड में क्या होगा? सिंगल, डबल। सिंगल मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था? ईआर, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम और वैक्यूल, जो भी लास्ट में पढ़ाए थे। डबल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड्स, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट सेल विद इन अ सेल कहलाता है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन और सेंट्रियोल्स, ये सब क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। ये सारी बातें मैंने आपको सेल के बारे में पढ़ा दी। अगर आपको रिवीजन में लगा कि यहाँ कुछ बेनिफिट है, पॉइंट्स अच्छे हैं, पीडीएफ आपको मतलब क्या मैं पोस्ट कर दूंगा अपने यूपीएससी स्क्रीनशॉट्स पे, आप जाकर के वहां फॉलो करिए। देखिए कमाल की चीजें ट्विटर पे, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो ना, उसके अलावा जो ढंग की चीजें फॉलो करोगे, आप सीखने को बहुत चीज मिलेगा ट्विटर से, ठीक है। सो ट्विटर पे आई यूजुअली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, सारी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सारे नंबर्स दे रखा है, यू कैन कनेक्ट विद मी और देयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी। जो भी रिस्पॉन्स है जरूर दीजिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्यार दीजिएगा। थैंक यू।